नमस्कार। आज हमारी क्लास बीए भाग तृतीय में जो संस्कृतिकरण का बिंदु चल रहा है उसमें आज हम संस्कृतिकरण और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, इस अवधारणा के संदर्भ में जो समाज में परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के संदर्भ में आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो मॉडर्न इंडिया में सोशल चेंज हुए हैं और ये चेंज जिनके पीछे संस्कृतिकरण का आधार रहा है, जहाँ निम्न जातियाँ उच्च जातियाँ विशेषकर प्रभु जाति का अनुसरण करती हैं और उन एक दो पीढ़ी के बाद उनकी संतान होने का दावा करती हैं, इनका संदर्भ इसमें डाला गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम चेंज की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का जो संदर्भ है, ये कृति विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर स्मृति भाषणमाला के अंतर्गत इन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण के संदर्भ में जो कुछ भी इनके मुखारबिंद से तार्किक विवेचना निकली, उसका एक संग्रह है। आधुनिक भारतीयता के संदर्भ में रविन्द्रनाथ ठाकुर की विचार के रूप में एक अलग महत्वता है। अपनी अमेरिकी और यूरोपीय यात्राओं के दौरान विश्व कवि ने जो विचार प्रकट किए थे, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सामाजिक परिवर्तन में पाश्चात्य प्रभावों के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई। या मैं स्पष्ट कर दूं, 150 काल के अंग्रेजी हुकूमत के शासनकाल के दौरान जो यहाँ की जीवनचर्या में परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन पश्चिमीकरण के नाम से जाना गया। इसका व्यापक प्रभाव हमारे सांस्कृतिक जीवन पर स्पष्ट देखा जा सकता है। लेखक ने विशेषकर संस्कृतिकरण के कारण जो प्रभाव पड़े, उनको अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता बताई थी। सामान्यतः संस्कृतिकरण के साथ साथ प्राय उसके परिणाम सबसे पहले जाति के संदर्भ में देखे जाते हैं कि जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है, पर गतिशीलता संस्कृतिकरण से ही संभव है। किंतु संस्कृतिकरण के संबंध गतिशीलता के परिणाम स्वरूप ये पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचना मूलक परिवर्तन नहीं होते। अर्थात एक जाति अपने आसपास की जातियों की तुलना में या तो ऊपर उठ जाती है और दूसरी तुलनात्मक रूप से नीचे आ जाती है। यह सब अचल सोपान के रूप में एक सीढ़ी के भांति घटित होता है। जो निम्न जाति है वो उच्च जाति का अनुसरण करके उसके अनुगामी होकर उसके कर्मकांड रीति रिवाज को अपनाती है और अपना समाज में ओहदा ऊंचा कर लेती है, तो दूसरी ओर कुछ जातियां इसमें निम्न से निम्न भी खो जाती हैं। इस तरह की पदमूलक सोपानिक व्यवस्था इसमें पाई जाती है। भारतीय समाज की व्यवस्था में जो परिवर्तन की हम बात करते हैं, विशेष करके संस्कृतिकरण हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ट्राइब्स और अर्ध जनजाति समूह में भी ऐसा होता है। जैसे पश्चिम भारत के भीलों में या मध्य भारत के अंदर गोंड जो पाए जाते हैं, ओराव जो होते हैं, जो हिमालय की पहाड़ियों में स्थित हैं, उनके अंदर भी जो देहाती जीवन की विशेषता है, प्रभुता है, उसमें परिवर्तन आया है। उस जाति का उपलब्ध स्थानीय कृषि योग्य भूमि से बड़े अंश पर स्वामित्व होने की इच्छा जो यथेष्ट होती है, ये इसके अंदर पाई गई। कभी कभी किसी गांव के अंदर एक से अधिक जाति की प्रभुता होती है, प्रभुत्व होता है, और कालांतर में प्रभुता एक जाति से दूसरी जाति के पास पहुंच जाती है। इस तरह के अंशकालीन परिवर्तन भी इसमें देखे गए। स्थानीय कारकों के दबाव के कारण कुछ भागों में असंस्कृतिकरण और जनजातीकरण की प्रक्रियाएं भी पाई गई। यह बात सही है कि कुछ सीमा तक भारतीय समाज में कुछ वर्गों में संस्कृतिकरण द्वारा उन जातियों की प्राधिकार स्थिति के बारे में बोध होता है। जब हम परिवर्तन की व्याख्या करते हैं और संस्कृतिकरण के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं, तो यह भी कहा जाता है कि संस्कृतिकरण के द्वारा संप्रभु जातियों पर प्रहार होता है। अर्थात कभी कभी संख्यात्मक बल और राजनीतिक शक्ति के द्वारा एक जाति के प्रभुत्व में वृद्धि होती है। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि प्रभु जाति क्या है? प्रभु जाति
एक ऐसी जाति का समुच्चय है जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, ऐसी जाति है जो इकोनॉमिकल पावर रखती है, उत्पादन के संसाधनों पर अपना अधिकार रखती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संख्या में अधिक होती है। संख्या में अधिक होने के कारण वोट बैंक की राजनीति के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिधि में ये अपना प्रभुत्व रखती हैं। कुछ जातियां उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर भी प्रभु हैं, परंतु स्थानीय संदर्भ में प्रभु जातियों ने अपनी प्रभुता को बनाए रखने के उपायों को परिवर्तित किया है। ये परिवर्तन ऐतिहासिक और संदर्भात्मक रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ में जब हम भारतीय समाज में संस्कृतिकरण की व्याख्या करते हैं तो गतिशीलता एक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये इतिहास रहा है कि उच्च प्रतिष्ठा और अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए और प्रदत्त परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए मानव के मन में एक हल्का सा लोभ रहता है। आज कोई व्यक्ति किसी भी समाज में, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, वो उस समाज की जातीय संरचना की सोपानिक व्यवस्था में अपना ऊंचा ओहदा रखना चाहता है। यदि उसकी स्थिति ये इन प्रकार अपने कर्म कांडीय व्यवस्थाओं में नीचे भी हो जाती है, अपनी नैतिक सुचिता के आधार पर निम्न भी हो जाता है, तो भी उस व्यक्ति के अंतर मन में ये विचार कौनता है कि मुझे किसी न किसी रूप में अपनी सामाजिक पदमूलक व्यवस्था को ऊंचा उठाना है। इसका इतिहास गवाह है कि सामान्य नागरिक राजा तक के पद को प्राप्त करना चाहता है और एक सामान्य किसान अपने आप को उद्यमी बनाने की प्रक्रिया में संलग्न करता है। संदर्भात्मक संदर्भ में सांस्कृतिक जो व्याख्याएं हैं वो सापेक्षिक भाव में परिवर्तन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया का महत्व और बाहुल्य हर क्षेत्र, यहाँ तक कि हर गांव में भिन्न भिन्न पाया जाता है, क्योंकि संदर्भ से संबंधित आंतरिक कारक और उनसे जुड़े हुए बाह्य कारकों पर निर्भर करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृतिकरण का जब भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तो अक्सर हमने देखा है कि सर्वव्यापी होने के कारण संस्कृतिकरण की यह प्रक्रिया भारतीय समाज को प्रभावित करती है। निम्न जातियों तथा जनजातियों में इस प्रक्रिया के द्वारा अपना सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने का एक प्रयास रहा है। जैसे मैसूर के अंदर जो रामपुरा नामक गांव था, वहाँ पे कुर्ग जो लगभग हरिजन जातियों के समतुल्य थे, वो ओकलिंगम कुरुम्बा जातियों की तरह अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते थे। उन्होंने ब्राह्मण के कर्मकांडी व्यवस्थाओं का एक तरीके से फॉलो किया, उनको अपने जीवन में उतारा और उन्होंने यही तो दावा किया एक दो पीढ़ी के बाद उनकी संतान होने का। जनजातियों में भील, गोंड, उराव इस प्रक्रिया में सफल रही है। और इसका राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो राजस्थान की प्रमुख जनजाति मीणा, जो कि आंचलिक गांवों की या निम्न जंगल में रहने वाली जनजातियों के समतुल्य थी। आज आप देख सकते हैं मीणा लोग हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में सम्मानजनक संवैधानिक संरक्षण की परिधि में अपने ऊंचे ओहदों पर एक उच्च प्रतिष्ठा वाले सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आज आप सरकारी सेवाओं के अंदर देखेंगे तो जनजातियों का उचित एक आरक्षण व्यवस्था होने के कारण, एक अपनी क्षमताओं में विकसित होने के कारण आज संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में उच्च प्रतिष्ठा उन्हें मिली हुई है, जो कि डोमिनेंट कास्ट के रूप में आज उभर रही है। श्रीनिवास का कहना है कि सामान्यतः संस्कृतिकरण के साथ साथ जाति के अंदर जो गतिशीलता की स्थिति बनती है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, और ये गतिशीलता इसका महत्वपूर्ण कारक है। गतिशीलता के बिना भी क्या संस्कृतिकरण संभव है? इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि संस्कृतिकरण सदैव सामाजिक गतिशीलता की गारंटी नहीं है, बल्कि श्रीनिवास ने इसकी पुष्टि अनेक विद्वानों के द्वारा दिए गए उदाहरणों से की, जिससे पता चलता है कि संस्कृतिकरण सदैव सामाजिक गतिशीलता की गारंटी नहीं है। अर्थात कभी कभी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां भी प्रभु जाति हो सकती हैं, और हो सकता है कि जन्म से ऊंची माने जाने वाली जातियां भी उनका अनुसरण करती हों। श्रीनिवास की इस मान्यता की पीछे जो तर्क दिए जाते हैं, जो इसमें परिवर्तन करने में कारक हैं, उसमें पश्चिमी शिक्षा, औद्योगिकरण, संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इनका विरोध करते हुए विद्वानों ने कहा कि संस्कृतिकरण की अपेक्षा असंस्कृतिकरण को दृढ़ता मिलती है। अनेक उच्च जातियों ने अपने परंपरागत आदर्शों को छोड़ दिया है। इस संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में अधिक सहायक नहीं है।
इससे केवल आंशिक रूप में परिवर्तन को समझा जा सकता है। एफ जे बैली, डी एन मजुमदार का तो यहाँ तक कहना है कि संस्कृतिकरण एक असंगत ढीली अवधारणा है। वास्तव में यह अवधारणा न होकर अवधारणाओं का एक पुंज है, अर्थात ये एक टर्मिनोलॉजी के आधार पर एक कोई कंसेप्ट नहीं है, ये अनेक प्रकार के एक पैरामीटर्स के ऊपर एक कंसेप्ट का एक ग्रुप है, जिसके अंदर पश्चिमीकरण जुड़ा हुआ है, आधुनिकरण जुड़ा हुआ है, परंपरागत शैली से ऊपर उठने की प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको अवधारणाओं का पुंज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संस्कृतिकरण की उपयुक्तता क्या है, अर्थात किसी भी समाज में संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो परिवर्तन की व्याख्या करने में उपयुक्त है या नहीं है, मतलब उसकी वजूद के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह है, उसके ऊपर चर्चा की गई है। इस संदर्भ में डॉक्टर श्रीनिवास का कहना है कि यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो पदमूलक परिवर्तन होते हैं, अर्थात स्टेप बाय स्टेप आदमी के अर्जित प्रदत्त पदों में बदलाव होता है, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे वे कहते हैं इसमें एक जाति संस्कृतिकरण के द्वारा अपनी जाति से ऊपर उठ जाती है, और श्रीनिवास इस कथन पर अनेक विद्वान भले विरोध करें, लेकिन ये पदमूलक परिवर्तन की सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण व्याख्या है। अनेक विद्वानों ने श्रीनिवास के संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना की। उनका मानना था कि गतिशीलता का केवल एक पक्ष स्पष्ट होता है, संस्कृतिकरण की अपेक्षा असंस्कृतिकरण अधिक प्रभावशाली है। डी एन मजुमदार ने लखनऊ के पास स्थित मोहाना गांव में संस्कृतिकरण की अपेक्षा असंस्कृतिकरण को अधिक व्यापक एवं स्पष्ट पाया। उनका कहना था कि वहां उच्च जातियां उल्टे क्रम में निम्न जातियों का अनुसरण कर रही थी। मजुमदार का ये अपना व्यक्तिगत रिसर्च का एक्सपीरियंस था। कुछ विद्वान जैसे पीएच प्रभु, रॉबर्ट रेडफील्ड, डी एन मजुमदार ने संस्कृतिकरण शब्द को अनुपयुक्त बताया, मतलब इन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है। प्रभु ने तो संस्कृति ग्रहण को इससे ज़्यादा उपयुक्त बताया, क्योंकि इसमें ग्रहण किया जाता है बजाय रूपांतरण के। इसी प्रकार श्रीनिवास के सिक्का मत का संस्कृतिकरण सर्वदेशिक है विरोध किया गया और कहा गया कि यह सर्वदेशिक नहीं है। जाति जैसी बंद एवं कठोर व्यवस्था में इसमें परिवर्तन में कठिन लगता है, अर्थात ये सहज नहीं है। यद्यपि संस्कृतिकरण गतिशीलता को समझने में सहायक है। सामाजिक गतिशीलता व संस्कृतिकरण दोनों एक दूसरे के बिना हो सकते हैं, ऐसा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों से संभव है। श्रीनिवास का कहना है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में आंशिक रूप से जातीय गतिशीलता को समझने में सहायक है। इसका अर्थ है, आज हम देखते हैं कोई निम्न जाति में पैदा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़कर एमपी एमएलए बन जाता है। भाई भतीजावाद के कारण अनेक आर्थिक संरचनाओं की प्रक्रियाओं में संलग्न होने के कारण वो अपनी स्थिति ऊंची कर लेता है। अब वो जन्म से निम्न जाति का है, लेकिन आज डोमिनेट के रूप में वो एक क्षेत्र विशेष में रसूखदार बन गया है। मैं आपको इसके संदर्भ में बहुत से अलग उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ पर एक जाति विशेष के लोग अपनी धार्मिक, सामाजिक, जन्ममूलक अवस्था में निम्न रहे हों, लेकिन आज राजनीतिक प्रभुत्व के कारण, संरक्षण के कारण उनकी ऊंची स्थिति बन गई है। ऐसे उदाहरण आपको ग्रामीण स्तर की, चाहे पंचायत व्यवस्था हो या मेट्रोपोलिस स्थिति में चाहे पार्षद हो, देखा जा सकता है। अनेक विद्वानों ने श्रीनिवास के संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना की। उनका मानना था कि गतिशीलता का केवल एक पक्ष ही होता है, यह स्पष्ट होता है। ऐसा नहीं है, संस्कृतिकरण की अपेक्षा असंस्कृतिकरण अधिक प्रभावशाली है। डी एन मजुमदार ने असंस्कृतिकरण को ज़्यादा महत्व दिया, जो कि हम पहले उल्लेखित कर चुके हैं। अब प्रश्न उठता है, किसी भी क्षेत्र विशेष में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारक कौन से हैं? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपके संदर्भ में समझा जा सकता है कि संस्कृतिकरण के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, जैसे मान लीजिए आवागमन के साधन ही नहीं होते तो आदमी माइग्रेट कैसे होता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नगरीकरण की हम बात करें, औद्योगिकरण की बात करें, या हम कहें कि बढ़ती आधुनिकता संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करती है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, इन पर हमें स्पष्ट चर्चा करने की आवश्यकता है। संस्कृतिकरण को
संभव बनाने वाले कारक हैं औद्योगिकरण, व्यावसायिक गतिशीलता, विकसित संचार व्यवस्था, साक्षरता का प्रसार और पश्चिमी प्रौद्योगिकी। अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में वो ना समझ पाएगा कि मुझे किसको फॉलो करना है। संचार होगा, लोगों से बातचीत करेगा, तभी तो कहीं जा सकता है वो। और औद्योगिकीकरण के कारण, व्यावसायिक गतिशीलता के कारण वो दूसरे स्थान पे जाता है तो अपनी जातीय संरचना से अलग होकर एक विशिष्ट प्रकार की एक आमूलचूल परिवर्तन वाली व्यवस्था को जन्म देने लगता है। इसमें आश्चर्य नहीं कि संस्कृत के धार्मिक विचार का विस्तार होना ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। संचार साधनों के विकास के साथ संस्कृतिकरण उन क्षेत्रों में चला गया जो अगम्य थी, जहाँ पर पहुँच नहीं थी। साक्षरता के विस्तार ने इस प्रक्रिया को जातीय संस्करण में निम्न जातीय तक को आभास करा दिया था। श्रीनिवास ने एक विशिष्ट कारक का उल्लेख किया है जिसने निम्न जातियों में संस्कृतिकरण को फैलाने में सहायता की। वह कारक है रिचुअल पोजीशन, कर्मकांडी व्यवस्था, क्रियाओं से मंत्रोच्चार की पृथकता, जिसके कारण ब्राह्मणों के संस्कार सभी हिंदू जातियों और छुआछूत की व्यवस्था में अस्पृश्य को सुलभ हो गए। ब्राह्मणों के द्वारा जो गैर द्विज नॉन ट्विस बॉन्ड अर्थात जो जनेऊ धारण नहीं करते हैं, जातियों पर प्रतिबंध लगाए गए। उन्होंने केवल वैदिक मंत्रोच्चार पर पाबंदी लगाई थी। इस प्रकार निम्न जातियों के लोग भी ब्राह्मणों के सामाजिक आचार विचार को सरलता से अपना सके। इससे संस्कृतिकरण और भी व्यवहारिक बन गया। श्रीनिवास के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र की राजनीतिक संस्था ने भी संस्कृतिकरण की वृद्धि को बढ़ावा दिया है। डॉक्टर राम आहूजा ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है कि भारत के संविधान में मद्य निषेध था, जो कि एक सांस्कृतिक मूल्य है, वर्णित है, और कुछ राज्यों ने इसे पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से लागू किया है। तो कहीं ना कहीं कर्मकांड की व्यवस्थाएं भी संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित देने का एक कारक के रूप में भूमिका निभाती है। आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं प्रभु जाति की अवधारणा के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।